Hello everyone, I welcome you all once again to my education channel Prabhavi Education Hub, and in this video we are going to learn about Parliamentary Committee. This is chapter 23. तो इससे पहले की सारी वीडियो देख लेना। ये इंडियन पॉलिटी बाय लक्ष्मीकांत की एक सीरीज चल रही है एंड 22 चैप्टर तो ऑलरेडी हमने कवर कर दिया है। बहुत जल्दी इसको कवर कर लेंगे पूरा एंड पीडीएफ में लास्ट में दे दूंगा ताकि आपको रिवीजन के लिए नोट्स की जो जरूरत है वो इस पीडीएफ से, इन क्लासेस की पीडीएफ से आपको मिल जाएंगी। तो बस आपको करना यही है कि आपको कॉन्शियसली बहुत ही माइंड को ओपन करके इन वीडियोस को देखना है और लास्ट में पीडीएफ डाउनलोड कर लेना है और उसको रिवाइज करना है। दैट्स ऑल। और आपका इंडियन पॉलिटी का जो टेंशन है वो खत्म हो जाएगा, इंडियन पॉलिटी पूरी कवर हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। पॉइंट वाइज हम लोग पढ़ते हैं। इससे पहले बता दूं कि चैनल पे आप नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि आपको यूपीएससी से रिलेटेड एंड सिविल सर्विसेज की स्टेट की अगर तैयारी कर रहे हो तो उससे रिलेटेड कंप्लीट मटेरियल आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे जैसे मैं वीडियो अपलोड करूं। नोटिफिकेशन के लिए आप बेल आइकन को प्रेस कर सकते हो, उससे क्या होगा आपको नोटिफिकेशन इमीडिएटली मिल जाएगा। तो बेल आइकन जरूर प्रेस करना, ये बहुत जरूरी है। सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ये तो अल्टीमेट रिक्वायरमेंट है इस चैनल का भी और आपका भी। तो चलिए पॉइंट वाइज शुरू करते हैं। तो देखिए बात यह है कि जो पार्लियामेंट है हमारी वो इतनी बृहत है, इतनी अनविल्डी है, इतना बड़ा है पार्लियामेंट का काम और इसके फंक्शंस कि कोई भी बिल आता है मान लीजिए या फिर कोई भी मैटर डिस्कस होता है तो उसमें स्पेसिफिकली इसको डील नहीं किया जा सकता है। एक तो जो काम है पार्लियामेंट का वो वेरिड है, इसके फंक्शंस बहुत ज्यादा है, कॉम्प्लेक्स है, नेचर इनका कॉम्प्लेक्स है, मतलब टेक्निकल टर्म्स वगैरह ये सारी चीजें हैं और वॉल्यूमिनस है, मतलब बहुत ज्यादा है। और एक और चीज है कि ना तो पार्लियामेंट के पास एडिक्वेट टाइम है इन सब चीजों को डील करने के लिए, बिकॉज इतने ज्यादा काम होता है पार्लियामेंट के पास कि वो उनका काम पेंडिंग ही रहता है। तो देयर इज नो एडिक्वेट टाइम, नीदर एडिक्वेट टाइम नॉर नेसेसरी एक्सपर्टीज। नेसेसरी एक्सपर्टीज से मेरा मतलब ये है कि जो वहां पे लोग जो बैठते हैं, जो एमपी होते हैं, वो आम आदमी की तरह होते हैं। बिल्कुल एक ही चीज उनमें खास होती है कि वो पॉलिटिशियंस अच्छे होते हैं, पॉलिटिक्स अच्छा खेल लेते हैं, लेकिन कर लेते हैं, लेकिन उनके पास क्या कोई टेक्निकल नॉलेज होता है? तो नहीं, टेक्निकल नॉलेज इन लोगों के पास नहीं होता है। जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, कोई भी मैटर आता है तो इतनी डीप जानकारी, टेक्निकल नॉलेज, एक्सपर्टीज नहीं होती है। तो इस वजह से क्या होता है कि पार्लियामेंट्री कमिटी जरूरी हो जाती है जिसमें कुछ एक्सपर्ट टाइप के लोग हों जो कि डील करें। इसमें सेक्रेटरीट भी हर पार्लियामेंट्री कमेटी को प्रोवाइड किया जाता है। तो सेक्रेटरीज मतलब आला अधिकारी, आईएएस वगैरह सपोर्ट करते हैं जिनको काफी ज्यादा नॉलेज होती है। तो कल को हो सकता है आप आईएएस बनो तो आपको भी मौका मिलेगा पार्लियामेंट्री कमेटी का पार्ट होने का और आप भी वहां पे पॉलिसीज वगैरह फॉर्म करोगे जो कि एमपीज नहीं कर सकते। एमपीज बस बता सकते हैं आपको कि ये बिल हम लेके आ रहे हैं और आप ही उस पर मेन काम करोगे। तो पार्लियामेंट्री कमिटीज जो होती है वो कई सारे मेंबर्स की होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कॉन्स्टिट्यूशन ने कहीं भी कॉन्स्टिट्यूशन ने एक्चुअली मेंशन तो किया है पार्लियामेंट्री कमिटीज का, कई सारे प्रोविजंस में इसको मेंशन किया गया है, लेकिन इसको स्पेसिफिकली इसका फंक्शन क्या होगा, इसका स्ट्रक्चर क्या होगा और इसमें कितने लोग रहेंगे, मेंबरशिप कैसी होगी, कौन चेयर करेगा, ये सारी बातें वहां पे स्पेसिफिकली नहीं बताई गई हैं। ये बातें जो है वो स्पेसिफिकली बताई गई है रूल्स ऑफ द हाउसेस में। तो दोनों हाउसेस, राज्यसभा और लोकसभा, दोनों की अपनी अपनी रूल्स है, रूल्स ऑफ द हाउसेस है जिसपे वो काम करते हैं। रूल्स है, प्रोसीजर्स है, सब कुछ मेंशन्ड है, रिटन में है और इन्हीं के हिसाब से ये लोग काम करती है। तो पार्लियामेंट्री कमेटी से भी रिलेटेड रूल्स एंड रेगुलेशंस पूरा सब कुछ मेंशन है रूल्स ऑफ द हाउस में। अकॉर्डिंगली अगर आप चाहो तो आप देख सकते हो कि पार्लियामेंट्री कमेटी उसे कहेंगे जो कि कुछ बातों को पूरा करे, जो कुछ बातों को फुलफिल करे। जैसे कि ये कमेटियां अपॉइंट की जाती है या फिर इलेक्ट की जाती हैं हाउस के द्वारा, दोनों हाउसेस कर सकती हैं, राज्यसभा भी लोकसभा भी। तो पहला आपको बात यहाँ पे समझ में आना चाहिए कि पार्लियामेंट्री कमेटी कौन बना सकता है, कौन अपॉइंट कर सकता है, फिर कौन इलेक्ट कर सकता है। तो दोनों हाउसेस, राज्यसभा या लोकसभा, या फिर नॉमिनेट किया जा सकता है मेंबर्स को पार्लियामेंट्री कमेटी के किसके द्वारा? तो स्पीकर कहाँ बैठते हैं? लोकसभा में। चेयरमैन कहाँ बैठते हैं? राज्यसभा में। तो ये लोग नॉमिनेट कर सकते हैं मेंबर्स को पार्लियामेंट्री कमेटी के। और ये जो कमेटियां होती है ये वर्क करती है अंडर द सुपरविजन ऑफ स्पीकर ऑफ लोकसभा। अगर वो लोकसभा की कोई पार्लियामेंट्री कमेटी है तो स्पीकर के अंडर काम करेगी।
या तो वो राज्यसभा की पार्लियामेंट्री कमेटी है तो वो चेयरमैन के अंडर काम करेगी। तो हमेशा आप ध्यान रखना कि पार्लियामेंट्री कमेटी काम करती है अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ, अंडर द सुपरविजन ऑफ स्पीकर और चेयरमैन। नेक्स्ट देखते हैं, दूसरा जो पॉइंट है जो कि पार्लियामेंट्री कमेटी को डिफाइन करता है वो ये कि जो पार्लियामेंट्री कमेटी होती है वो अपना जो भी टास्क दिया जाता है तो उस पे जो रिपोर्ट वो लोग बनाती हैं वो सबमिट करना होता है उनको हाउस में। मान लीजिए कोई पर्टिकुलर बिल है और उस पर बोल दिया गया कि स्पेसिफिकली इसको आप देखिए और इसको सोचिए समझिए और रिपोर्ट तैयार करके हमें बताइए। तो जो भी हाउस ऐसा टास्क देगी जिस भी पार्लियामेंट्री कमेटी को, तो उस हाउस को, उस पार्लियामेंट्री कमेटी को अपना रिपोर्ट सौंपना पड़ता है। यदि स्पीकर को दे सकते हैं, चेयरमैन को दे सकते हैं, रिस्पेक्टिव ऑफ देयर ओरिजिन। जैसे अगर मान लीजिए कि लोकसभा से कोई पार्लियामेंट्री कमेटी है तो वो अपना रिपोर्ट किसको देगी, डेफिनेटली स्पीकर को देगी। अगर राज्यसभा से है वो कोई पार्लियामेंट्री कमेटी तो चेयरमैन को देगी। इनको प्रोवाइड किया जाता है हेल्प बाय द सेक्रेटरिएट। तो जो दोनों में सेक्रेटरिएट है, लोकसभा में भी और राज्यसभा में, दोनों हेल्प प्रोवाइड करती हैं इन पार्लियामेंट्री कमिटीज को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे क्लासिफिकेशन। अब बात करें अगर ब्रॉडली कितने तरीके की होती है पार्लियामेंट्री कमिटी, क्लासिफाई करें अगर इसको, तो दो तरीके की होती है, स्टैंडिंग कमिटी एंड एडहॉक कमिटीज। स्टैंडिंग कमिटीज एंड एडहॉक कमिटीज। स्टैंडिंग कमिटीज ऐसी कमिटीज होती हैं जो हमेशा के लिए रहती हैं। इनको इनकी मतलब काम के हिसाब से मिनिस्ट्री वाइज स्टैंडिंग, मतलब मैटर वाइज स्टैंडिंग कमिटी बना दी जाती है। जैसे कि मान लीजिए कि कोई एनर्जी वगैरह से रिलेटेड कोई मैटर है तो एक कमिटी है जो कि एनर्जी से रिलेटेड है, तो वो स्टैंडिंग कमिटी है। हमेशा इसके पास इससे रिलेटेड मैटर्स आते रहते हैं और ये इस पे काम करके इसको अपना रिपोर्ट जमा करते रहती है। और एडहॉक कमिटी ऐसी कमिटी होती है जो कि टाइम टू टाइम बनाई जाती है, हमेशा के लिए नहीं होती है। टाइम टू टाइम इनको फॉर्म किया जाता है एडहॉक कमिटीज को। इनको कोई स्पेसिफिक काम के लिए ही किया जाता है, स्पेसिफिक कोई रिक्वायरमेंट है, कोई काम देना है तो इनको फॉर्म करके इनको काम दे दिया जाता है। और जब ये लोग अपना काम करके अपना रिपोर्ट सबमिट कर देती हैं तो इनको खत्म भी किया जा सकता है, मतलब इनको इन एडहॉक कमिटीज को हटाया भी जा सकता है, खत्म भी किया जा सकता है। तो ये अंतर है स्टैंडिंग कमेटी में और एडहॉक कमेटी में। स्टैंडिंग कमेटी हमेशा रहती है, एडहॉक कमेटी टाइम टू टाइम आती है। नेक्स्ट है स्टैंडिंग कमेटी। अब देखिए यहाँ पे फंक्शंस इसके क्या क्या है स्टैंडिंग कमेटी के, तो कैन बी क्लासिफाइड इनटू 6 कैटेगरीज। तो एज पर देयर फंक्शंस, जो स्टैंडिंग कमेटी की जो काम है उसके उनके काम के हिसाब से फर्दर स्टैंडिंग कमेटी को 6 भागों में, 1 2 3 4 5 6 भागों में बांट दिया गया है। वो 6 जो कमिटियां हैं उनको देख लेते हैं। तो सबसे पहली आती है फाइनेंशियल कमेटी जो कि डील करती है फाइनेंशियल मैटर्स को। इसमें भी 3 फर्दर कमेटियां हैं, जैसे कि पब्लिक अकाउंट कमेटी है, एस्टीमेट कमेटी है और कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग है। इनको डिटेल में पढ़ेंगे सब्सिक्वेंटली जैसे जैसे हम बढ़ते जाएंगे। अभी के लिए आप ये जान लो कि 3 होती हैं ये कमिटियां, पब्लिक अकाउंट कमेटी, एस्टीमेट्स कमेटी एंड कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो कमिटी है अपने काम के हिसाब से डिफाइन किया गया है डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमिटीज। ये टोटल 24 है जो कि डिपार्टमेंट वाइज डील करती हैं। जैसे कि मान लीजिए कि बजट से रिलेटेड, बजट में क्या होता है कि हर मिनिस्ट्री अपना अपना डिमांड फॉर ग्रांट जमा करती है। डिमांड फॉर ग्रांट मतलब कि अपना पैसा मांगती है उस फाइनेंशियल ईयर के लिए कि हमारे मिनिस्ट्री को इतना पैसा चाहिए। और डिमांड ऑफ ग्रांट जो आता है ये हाउसेस के बाद रेफर कर दिया जाता है डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमिटीज को। पर्टिकुलर जो भी मैटर जिस रिलेटेड कमिटी से होना चाहिए उस डिपार्टमेंट को दे दिया जाता है। वहां पे ये क्या करती है, स्पेसिफिकली उसको देखती है, इसमें अमेंड भी कर सकती है लेकिन प्रिंसिपल को नहीं अमेंड करती है जनरली। जो अमेंडमेंट हो सकता है, जो एक्सेप्टेड हो, वो अमेंडमेंट करके ये भेजती हैं या फिर उसको एग्री करके भी भेज सकती हैं। तो ऐसे इनका काम होता है। तो डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमिटी, इनको भी 1 बाय 1 करके जान लेंगे। आगे बढ़ते हैं। कमिटी टू इंक्वायर। जब भी कुछ इंक्वायरी से रिलेटेड कोई मैटर आता है जो कि पर्टिकुलर किसी कमिटी को देना हो तो ये कमिटी टू इंक्वायर को जाता है। इसमें भी 3 कमिटियां हैं, जैसे कि कमिटी ऑन पिटीशंस। मान लीजिए कोई बिल आता है लोकसभा या राज्यसभा में, किसी भी हाउस में कोई बिल आया और उसमें किसी ने पिटीशन डाल दिया कि ये क्या है हमें बताया जाए। पिटीशन को फिर इंक्वायरी की तरह ट्रीट किया जाता है। उसके लिए एक कमिटी बनाई गई है, कमिटी ऑन पिटीशन, ये इसको डील करती है। नेक्स्ट है कमिटी ऑन प्रिविलेजेस, जो कि लोकसभा और राज्यसभा से रिलेटेड जो प्रिविलेजेस है उसको कोई हर बंदा फॉलो कर रहा है कि नहीं, हर एमपी फॉलो कर रहा है कि नहीं, उसको इंक्वायर करने के लिए कमिटी ऑन प्रिविलेजेस है। एथिक्स कमिटी, देखिए एथिक्स का मतलब होता है नैतिकता। तो नैतिकता से रिलेटेड मतलब कि एमपीज को भी कुछ एथिक्स फॉलो करने होते हैं, उससे कुछ रिलेटेड कोई मैटर किसी को रेफर करना होता है जिस कमिटी को,
उसको कहते हैं एथिक्स कमिटी। तो ये सारी 3 कमिटियां हैं, कमिटी टू इंक्वायर, इनको भी डिटेल में आगे पढ़ लेंगे, कोई बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं। कमिटी टू स्क्रूटनाइज एंड कंट्रोल, ये गवर्नमेंट के स्क्रूटनी के लिए बनाई गई है, गवर्नमेंट पे कंट्रोल बनाने के लिए बनाई गई है। गवर्नमेंट ये भी फर्दर 2 देख सकते हो आप यहाँ पे, कमिटी ऑन गवर्नमेंट एश्योरेंस एंड कमिटी ऑन सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन, और भी है, पहले इन दोनों को पे बात कर लेते हैं। तो देखिए सरकार जो है, गवर्नमेंट हमेशा बीच बीच में एश्योरेंसेस देती रहती है कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। ऐसी बातों को एश्योरेंस कहा जाता है। ये कहती है कि हम किसानों से ये मैटर करेंगे, इनकी ये कर्ज माफ कर देंगे। तो ऐसे एश्योरेंसेस जो होती हैं गवर्नमेंट की, उसको मतलब चेक करते रहने के लिए, उसको कंट्रोल में रखने के लिए, उसको जांच करने के लिए कमिटी जो है उसका नाम है कमिटी ऑन गवर्नमेंट एश्योरेंस। नेक्स्ट आता है कमिटी ऑन सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन। जब भी कोई मिनिस्टर कोई बिल लेके आता है किसी भी हाउस में, मान लीजिए लोकसभा में या फिर राज्यसभा में कोई बिल लेके आया है, तो क्या वो प्रोसीजर फॉलो कर रहा है कि जो मतलब मेंशन्ड है कॉन्स्टिट्यूशन में, अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन वो सारे प्रोविजंस फॉलो कर रहा है कि नहीं, उसके लिए जो कमिटी है उसको देख रेख, उस पर कंट्रोल करने के लिए वो कमिटी है कमिटी ऑन सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन। ये सारी स्टैंडिंग कमिटियां हैं। आगे बढ़ते हैं। कमिटी ऑन पेपर्स लेड ऑन द टेबल, ये भी कमिटी टू स्क्रूटनाइज एंड कंट्रोल का ही पार्ट है। जब भी कोई इंपॉर्टेंट जो पेपर होता है, जब टेबल पे आता है सरकार की, तो उसको जांच करने के लिए, उसको देखते रहने के लिए कमिटी है कमिटी ऑन पेपर्स लेड ऑन द टेबल। नेक्स्ट है कमिटी ऑन वेलफेयर ऑफ SC/ST। तो हमारे देश में SC/STs हैं जो कि माइनॉरिटीज में काउंट किए जाते हैं, और इनके लिए, इनके वेलफेयर के लिए सरकार को हमेशा कुछ ना कुछ स्टेप लेते रहना है ताकि ये भी मेन स्ट्रीम से जुड़ पाए। ऐसा माना जाता है कि ये लोग मेन स्ट्रीम में नहीं जुड़ पाए हैं ड्यू टू हिस्टोरिकल रीजन, या फिर जो मतलब सोसाइटी का जो पैटर्न था उसके वजह से, पुराने पैटर्न की वजह से। तो इनके वेलफेयर के लिए, चूंकि ये पिछड़े हैं और ये मतलब ये भी उभर के आगे आए, इनके वेलफेयर के लिए जो गवर्नमेंट काम करती है उसको सुपरवाइज करने के लिए है कमिटी ऑन वेलफेयर ऑफ SC/ST। नेक्स्ट है कमिटी ऑन एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन। अगेन वुमेन एक ऐसा शब्द है जो कि इंडियन कॉन्टेक्स्ट में काफी पिछड़ा माना जाता है। आज भी महिलाओं में उतनी जानकारी की नहीं है, इनका लिटरेसी रेट अभी भी कम है, और इनका एम्प्लॉयमेंट ज्यादा नहीं है, और इनको कई सारे सोशल और इकोनॉमिक प्रताड़नाएं, जो हार्डशिप्स है, इनको झेलनी पड़ती है। मेल डोमिनेंट सोसाइटी है हमारी, तो महिलाओं को आज भी उतनी छूट नहीं है। तो इनको इम्पावर करने के लिए, इनको भी नारी सशक्तिकरण जिसको कहते हैं, वो करने के लिए एक कमिटी है जो कि सरकार को सुपरवाइज करते रहती है। वो कमिटी का नाम है कमिटी ऑन एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है ज्वाइंट कमिटी ऑन ऑफिसेस ऑफ प्रॉफिट। देखिए सरकार जब भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को मिसयूटिलाइज कर सकती है, और उसमें ऐसी ऑफिसेस होती है, ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, जो कि जिसमें जो बंदा में उसमें पार्ट लेता है उसको सैलरी मिलती है, उसको रिम्यूनरेशन मिलता है। तो इसको सुपरवाइज करने के लिए ज्वाइंट कमिटी है, ज्वाइंट कमिटी ऑन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। ये सारी कमिटियां थी, कमिटी टू स्क्रूटनाइज एंड कंट्रोल, जो कि गवर्नमेंट पे कंट्रोल रखती है। नेक्स्ट कमिटी जो आती है स्टैंडिंग कमिटी में, वो है कमिटीज रिलेटिंग टू डे बिजनेस ऑफ हाउस। तो देखिए हाउस के डे टू डे बिजनेस, अब 2 हाउसेस है हमारी, लोकसभा है और राज्यसभा है, तो ये अपना रेगुलर काम करते रहती है, डे टू डे इनका बिजनेस है। इसको बेसिकली कंट्रोल में रखने के लिए, इस पे स्क्रूटनी रखने के लिए, इसको सुपरवाइज करने के लिए कई सारी कमिटियां हैं, जैसे कि बिजनेस एडवाइजरी कमिटी, ठीक है, जिसके मेंबर बहुत इंपॉर्टेंट लोग होते हैं, मैं आगे चल के बताऊंगा। कमिटी ऑन प्राइवेट मेंबर्स बिल वैसा बिल होता है जो कि सरकार में बंदा नहीं है, कोई मिनिस्टर नहीं पेश करता है, सिंपल कोई भी MP है वो भी बिल ला सकता है, वैसे बिल को कहते हैं हम लोग प्राइवेट मेंबर्स बिल, या फिर वो रिजोल्यूशंस बिल आता है, तो उसके लिए एक कमिटी है। नेक्स्ट है रूल्स कमिटी, जो रूल्स है हाउसेस की उसको देख रेख करने के लिए कमिटी है रूल्स कमिटी। नेक्स्ट है कमिटी ऑन अब्सेंस ऑफ मेंबर्स फ्रॉम सिटिंग ऑफ द हाउस। तो ऐसा एक टेंडेंसी देखा गया है कि आजकल बहुत सारे मेंबर्स प्रेजेंट नहीं रहते हैं, 2 दिन 4-5 दिन भी वो प्रेजेंट नहीं रहते हैं। तो ऐसे लोगों पे थोड़ा सा कंट्रोल रखने के लिए कमिटी है, कमिटी ऑन अब्सेंस ऑफ मेंबर्स फ्रॉम सिटिंग ऑफ द हाउस। तो इन सारे लोगों को, ये बेसिकली ये सारी कमिटी है ऐसी जो डे टू डे बिजनेस जो हाउस की होती है उससे रिलेटेड है। नेक्स्ट है हाउस कीपिंग कमिटीज और सर्विस
कमिटी। तो देखिए हाउस ऐसे नहीं चलता है, कई सारी सर्विसेज इसको चाहिए हाउस को, जैसे कि जनरल सर्विसेज, राइट फ्रॉम पेन बेड टू नीडल, जैसे कि मान लीजिए यू नो कुछ ऐसी आइटम चाहिए, पेन पेपर, बहुत सारी रिक्वायरमेंट होती है, जनरल पर्पस कमेटी उसको देखती है। नेक्स्ट आती है हाउस कमेटी और नेक्स्ट लाइब्रेरी। तो लाइब्रेरी जो है इन हाउसेस की, उसके लिए भी कमेटी है। ये सारी कमेटी हाउस कीपिंग कमेटी से रिलेटेड है। ज्वाइंट कमेटी ऑन सैलरीज एंड अलाउंसेस ऑफ मेंबर्स, ये भी हाउस कमेटी का पार्ट है। इन सबको डिटेल में पढ़ेंगे, अभी फिलहाल मैं आपको जस्ट एक ओवरव्यू दे रहा हूँ इनका। नेक्स्ट है एड होक कमेटी। तो अब तक हमने स्टैंडिंग कमेटी देख ली, स्टैंडिंग कमेटी हमने ऑलरेडी देख ली। अब हम देख लेते हैं एड होक कमिटीज को। तो एड होक कमेटी दूसरे टाइप की जो कमेटी होती है, जो क्लासिफिकेशन है दूसरा, वो उस टाइप की कमिटीज को एड होक कमेटी कहते हैं। ये कभी कभी फॉर्म होती है टाइम टू टाइम, स्पेसिफिक कोई रिक्वायरमेंट होता है उसके लिए इनको फॉर्म किया जाता है, वो रिक्वायरमेंट पूरा हो जाता है तो फिर इनको हटा भी दिया जाता है। तो दो तरीके की होती है फर्दर ये, एक होती है इंक्वायरी कमेटी और दूसरी होती है एडवाइजरी कमेटी। तो पहले देख लेते हैं इंक्वायरी कमेटी क्या होती है। इंक्वायरी कमेटी हमेशा टाइम टू टाइम बनाई जाती है, जब भी इंक्वायरी से रिलेटेड कोई मैटर देखना हो, इंक्वायरी करना हो तो उसके लिए। तो टू हाउसेस ऑन ए मोशन, तो ये एक मोशन के द्वारा दोनों हाउसेस अपना ला सकती हैं। लोकसभा चाहे तो एक मोशन लाके अपना एक इंक्वायरी कमेटी बना सकती है, राज्यसभा चाहे तो अपना मोशन लाके एक इंक्वायरी कमेटी बना सकती है, या फिर इनको अपॉइंट किया जा सकता है बाई स्पीकर, जो कि लोकसभा के होते हैं, और चेयरमैन जो कि राज्यसभा के होते हैं। तो या तो मोशन लाके बना दो इनको, या फिर स्पीकर या फिर चेयरमैन भी अपॉइंट कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं कि ये कमेटियां हैं क्या क्या, इनका नाम क्या क्या है। तो सबसे पहली जो कमेटी है इंक्वायरी कमेटी में, उसका नाम है कमेटी ऑन द कंडक्ट ऑफ सर्टेन मेंबर्स ड्यूरिंग प्रेसिडेंट एड्रेस। तो प्रेसिडेंट एड्रेस करते हैं जब भी लोकसभा आफ्टर जो जनरल इलेक्शन होता है, तो लोकसभा चुन के आती है, जनरल इलेक्शन के बाद एमपीज वगैरह चुन के आते हैं। तो पहली सीटिंग से पहले प्रेसिडेंट एड्रेस करते हैं, जिसमें वो गवर्नमेंट की पॉलिसीज वगैरह की चर्चा करते हैं। ब्रॉडली वो अपना एड्रेस करते हैं, ठीक है, एमपीज को, और एमपीज उनके एड्रेस को सुनते हैं। उस समय उस एड्रेस के दौरान एमपीज का जो कंडक्ट रहता है, उसके रिलेटेड जो कमेटी है वो है कमेटी ऑन द कंडक्ट ऑफ सर्टेन मेंबर्स ड्यूरिंग द प्रेसिडेंट्स एड्रेस। नेक्स्ट है कमेटी ऑन ड्राफ्ट 5 ईयर प्लान। तो हालांकि अब तो 5 ईयर प्लान नहीं आते हैं आजकल, पहले आते थे। पहले प्लानिंग कमीशन हुआ करता था। अगर इकोनॉमी के बारे में आप थोड़ा सा जानते हो, मेरी इकोनॉमिक्स की वीडियोस देखी होंगी आपने, तो आपको पता होगा। तो प्लानिंग कमीशन हुआ करता था, और ये 5 साल के लिए प्लान लेके आता था। तो प्लान डेवलपमेंट हमारा हुआ करता था। पहले हम प्लान करते थे और उस प्लान पे काम करके हम लोग सर्टेन डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करते थे। तो उसके लिए उस ड्राफ्ट बनता था। 5 साल के प्लान के लिए ड्राफ्ट मतलब लिखित में एक बनाया जाता था कि हम लोग 5 साल में क्या करेंगे। इस पेपर को कहते थे ड्राफ्ट ऑफ 5 ईयर प्लान। इस ड्राफ्ट को सुपरवाइज करने के लिए कमिटी हुआ करती है, जिसको कहते हैं कमिटी ऑन ड्राफ्ट 5 ईयर प्लान। रेलवे कन्वेंशन कमेटी भी एक कमेटी है जो कि इंक्वायरी कमेटी में आती है। इससे रिलेटेड जो भी इंक्वायरी होती है इसमें किया जाता है। कमेटी ऑन मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट ऑन लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम। तो एक एमपी लैड्स करके एक स्कीम आता है, जो कि बेसिकली इसके बारे में थोड़ा बता देता हूँ। एमपी जो होते हैं वो किसी पर्टिकुलर कंस्टिट्यूएंसी होते हैं, और उस एरिया में जिस एरिया से वो लोग चुन के आए हैं, जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी से कोई एमपी चुन के आया है, उस कॉन्स्टिट्यूएंसी के डेवलपमेंट के लिए कुछ फंड दिया जाता है। उसको कहते हैं एमपी लैड्स, जिसको ब्रॉडली कहते हैं मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम। तो एमपी वहां पे खर्च करता है पैसे को थ्रू डिस्ट्रिक्ट के द्वारा, जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट वगैरह उसमें इन्वॉल्व होते हैं, तो यहाँ पे खर्च होता है। तो इसके इंक्वायरी से रिलेटेड जो कमिटी है वो कमिटी ऑन एमपी लैड्स है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है ज्वाइंट कमिटी ऑन बोफोर्स कॉन्ट्रैक्ट। तो बोफोर्स एक बहुत ही बहुत ही विवादित एक कॉन्ट्रैक्ट था, जिसमें काफी घपले वगैरह बताए जाते। तो इसमें बेसिकली ज्वाइंट कमिटी है इसके इंक्वायरी के लिए, बोफोर्स कॉन्ट्रैक्ट के लिए अभी भी ये कमिटी है। ज्वाइंट कमिटी ऑन फर्टिलाइजर प्राइसिंग। तो ये भी ऐसी कमिटी है जो कि फर्टिलाइजर के प्राइसिंग से रिलेटेड कुछ इंक्वायरी वगैरह करना हो तो ज्वाइंट कमिटी है। मतलब ज्वाइंट कमिटी वैसी कमिटी होती है जहाँ पे लोकसभा और राज्यसभा के दोनों के मेंबर्स यहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं ज्वाइंट कमिटी टू इंक्वायर इनटू इरेगुलरिटीज इन सिक्योरिटीज एंड बैंकिंग ट्रांजेक्शन। तो बैंकिंग एंड सिक्योरिटीज क्या होता है? कैपिटल मार्केट में सिक्योरिटीज ट्रेड होती है। सिक्योरिटीज हालांकि इकोनॉमिक का टर्म है ये,
इकोनॉमी वाला वीडियो देखना पड़ेगा आपको इन सब टर्म्स के लिए। यहाँ पे पॉलिटी में जस्ट मैं इतना ही बताऊंगा कि सिक्योरिटी कैपिटल मार्केट में ट्रेड होने वाला एक इंस्ट्रूमेंट है जिसके द्वारा पैसा जनरेट किया जाता है। बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स वगैरह में भी कुछ इरेगुलरिटीज वगैरह होती रहती है, सिक्योरिटीज में भी होती है, तो उसके लिए जो कमेटी बिठाई जाती है वो ज्वाइंट कमेटी बैठती है, मतलब दोनों हाउसेस के मेंबर्स रहते हैं, राज्यसभा के भी लोकसभा के भी, और ऐसे इरेगुलरिटीज को ये लोग इंक्वायर करते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो कमेटी है वो ज्वाइंट कमेटी ऑन स्टॉक मार्केट स्कैम। तो उसको स्टॉक मार्केट में भी खूब स्कैम्स होते रहते हैं, फेक कंपनियां हैं, फेक प्राइसिंग होती है, फेक बहुत सारे स्कैम होते हैं स्टॉक मार्केट में। स्टॉक मार्केट कैपिटल मार्केट का ही अगेन पार्ट है। स्टॉक्स होते हैं कंपनियों के शेयर्स एंड स्टॉक्स। तो वहां पे जो स्कैम होता है उससे रिलेटेड जो इंक्वायरी की कमिटी है वो ज्वाइंट कमिटी है, ज्वाइंट कमिटी ऑन स्टॉक मार्केट। देन ज्वाइंट कमिटी ऑन सिक्योरिटी इन पार्लियामेंट कॉम्प्लेक्स। पार्लियामेंट कॉम्प्लेक्स बहुत ही वाइटल कॉम्प्लेक्स है जिसके लिए सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। 2001 में आपने घटना सुनी होगी या फिर देखी होगी न्यूज में, जिसमें अटैक हो गया था पार्लियामेंट पे, जो कि देश की धरोहर है और सब कुछ वही से तो जनरेट होता है, सब कुछ सारा काम वही से तो होता है। वहां पे अटैक हो जाए तो ये बहुत ही खराब बात है, बहुत ही दुखद घटना है। इसके लिए भी एक ज्वाइंट कमेटी है, इसको सिक्योरिटीज में कोई इंक्वायरी करना हो तो ज्वाइंट कमेटी ऑन सिक्योरिटी इन पार्लियामेंट कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आती है कमेटी ऑन प्रोविजन ऑफ कंप्यूटर्स टू मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। तो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट जो एमपी होते हैं उनको कंप्यूटर की रिक्वायरमेंट होती है और उसके प्रोविजन से रिलेटेड एक कमेटी है। नेक्स्ट है ऑफिसर्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज एंड ऑफिसर्स ऑफ लोकसभा सेक्रेटरीट, इन सबको कंप्यूटर की जरूरत है। कमेटी ऑन फूड मैनेजमेंट इन पार्लियामेंट हाउस कॉम्प्लेक्स, ये एक ऐसी कमेटी है जो फूड मैनेजमेंट देखती है, उसको इंक्वायर करती है, उसको उससे रिलेटेड प्रोविजंस को इंक्वायरी करने का इसको पावर है। फूड कैसा होगा, क्या होगा, उसमें क्या प्रॉब्लम है, दिक्कत है, उससे रिलेटेड इंक्वायरी पार्लियामेंट के हाउस कॉम्प्लेक्स के लिए कमेटी ऑन फूड मैनेजमेंट इन पार्लियामेंट हाउस कॉम्प्लेक्स, ये भी एक है। कमिटी ऑन इंस्टॉलेशन ऑफ पोर्ट्रेट्स स्टैच्यूज ऑफ नेशनल लीडर्स एंड पार्लियामेंट्रियंस इन पार्लियामेंट्री हाउस कॉम्प्लेक्स। तो देखिए पार्लियामेंट में जो कई सारे पोर्ट्रेट्स दीवार पे पिक्चर्स लगे होते हैं, पोर्ट्रेट्स लगे होते हैं, या फिर मूर्ति लगाई जाती है। गांधी जी की मूर्ति लगी है पार्लियामेंट के अंदर ही, आपने मतलब उसके कॉम्प्लेक्स के अंदर ही देखा होगा आपने। कॉम्प्लेक्स जब मैं बोलूँ तो पूरा जो होल पार्किंग से लेकर सब कुछ आता है वो कॉम्प्लेक्स होता है, और उसके अंदर पार्लियामेंट है, ऐसे हाउस है। तो वहां पे जो स्टैच्यू लगानी हो, कोई मूर्ति लगानी हो, उससे रिलेटेड इंक्वायरी, या फिर पोर्ट्रेट्स लगाना हो तो उससे रिलेटेड कमेटी है ये। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये कमिटियां नहीं है, बट बस एक नाम देख लो आप, एक जनरल आइडिया हो जाएगा एडहॉक कमिटीज का। ज्वाइंट कमिटी ऑन मेंटेनेंस ऑफ हेरिटेज, कैरेक्टर एंड डेवलपमेंट ऑफ पार्लियामेंट हाउस कॉम्प्लेक्स, तो ये भी है एक। कमिटी ऑन वायलेशन ऑफ प्रोटोकॉल्स, नॉर्म्स एंड कॉन्टेम्प्टस बिहेवियर ऑफ गवर्नमेंट ऑफिसर्स विद मेंबर्स ऑफ लोकसभा। तो जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते हैं, जो सरकारी ऑफिसर्स होते हैं, उनका बिहेवियर एमपीज से कैसा है, मेंबर ऑफ लोकसभा से कैसा है, उससे रिलेटेड कुछ क्या वो लोग गड़बड़ बिहेव कर रहे हैं, या फिर क्या प्रोटोकॉल नॉर्म होना चाहिए, क्या उनको रूल्स रेगुलेशन फॉलो करने चाहिए, उनसे रिलेटेड बिहेवियर में, उसके लिए भी उनके जांच के लिए कमिटी है ये। नेक्स्ट है ज्वाइंट कमिटी टू एग्जामिन मैटर्स रिलेटिंग टू एलोकेशन एंड प्राइसिंग ऑफ टेलीकॉम लाइसेंस एंड स्पेक्ट्रम। तो ये भी एक गर्म मुद्दा था जब डी राजा को अरेस्ट किया गया था, ये 2GX स्पेक्ट्रम वाला। तो ये बेसिकली ऐसी कमेटी है जो एग्जामिन करती है कि कहाँ एलोकेट किया जाएगा, किसको लाइसेंस दिया जाएगा टेलीकॉम से रिलेटेड, स्पेक्ट्रम से रिलेटेड। तो इससे रिलेटेड इंक्वायरी की ये कमेटी है। नेक्स्ट है एडवाइजरी कमेटी। अब इंक्वायरी कमेटी हमने देख लिया एडहॉक कमेटी में, तो एडवाइजरी कमेटी देख लेते हैं। ये दो तरीके की हो सकती है, या तो ये सिलेक्ट कमेटी हो सकती है या फिर ज्वाइंट कमेटी, मतलब या तो एक ही हाउस की सिलेक्ट कमेटी हो या फिर दोनों हाउसेस के मेंबर्स को मिला के एक ज्वाइंट कमेटी, एडवाइजरी कमेटी बनाया जाए। ये बिल्स के लिए बनाई जाती है, बिल्स पे कुछ एडवाइस करना हो तो उसके लिए ये एडवाइजरी कमेटी बनती है। ये थोड़ा सा अलग है एडहॉक कमेटी से, जो एडहॉक कमेटियां भी बनती हैं बिल्स पे, जो कि पर्टिकुलर मैटर को देखती है, लेकिन ये कमेटियां ऐसी कमेटियां होती है सिलेक्ट या ज्वाइंट कमेटी जो कि जिनका पावर लिमिटेड होता है हाउस तक ही, लेकिन एडहॉक कमेटियों का पावर थोड़ा सा इनसे ज्यादा होता है। तो ये अंतर है इन दोनों में। एडहॉक कमेटी और एडवाइजरी कमेटी काम दोनों लगभग सेम ही करती हैं, लेकिन पावर्स अलग अलग होते हैं, अंतर होता है, तो थोड़ा सा डिफरेंट है पावर्स के मामले में। तो देखिए ये मैंने आपको ब्रॉडली आपको बता दिया है यहाँ पे कि ये सारी कमेटियां होती है। अब इन कमेटियों को एक एक करके देखेंगे।
फर्दर वीडियो में। तो यही पे इस वीडियो को मैं समाप्त करता हूँ, जिसमें मेरा एम ये था कि आपको मैं जस्ट दिखा दूं कि कमिटियां होती क्या है और कौन कौन सी कमिटियां हैं। तो आपने क्या जाना, कमिटियों के बारे में 4 बातें जानी थी शुरू में। मैं फिर से एक बार बैक जाके दिखा देता हूँ। 4 बातें ये जानी थी आपने कि कॉन्स्टिट्यूशन अपॉइंटमेंट जो है उनका हाउस के द्वारा या फिर नॉमिनेट किया जा सकते हैं, 4 बातें जानी थी। नेक्स्ट था क्लासिफिकेशन, बताया था कि 2 तरीके की होती है, स्टैंडिंग कमेटी और एडहॉक कमेटी। फर्दर इनके बारे में डिटेल में मैंने बता दिया था ये सारी कमेटियों के बारे में। सो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। अब अगले वीडियो में इनके बारे में डिटेल में जानेंगे तो ज्यादा मजा आएगा, बिकॉज पहले एक ओवरव्यू देना जरूरी था। दैट्स ऑल, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय।